वेलकम टू राकेश टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है मित्रों। इसके पहले में आपको हम बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं। ये पूरी जानकारी आपको हम बता चुके हैं। देखिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लेक्चर 1 आप अटेंड कर सकते हैं। देखिए, आपको अपवर्तन तो पता चुके थे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। एक बार थोड़ा सुन लीजिए, रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से या विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है। मुड़ने या विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये आपको जानकारी पूरी तरह से आप बता चुके हैं। उसके बाद बताए थे सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं। विरल माध्यम किसे कहते हैं, आपको बताए थे कि जब प्रकाश जिसमें प्रकाश चाल अधिक हो, तो जिसमें प्रकाश चाल अधिक होगा उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश चाल कम होगा उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, जिसमें प्रकाश चाल कम हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, सघन माध्यम कहते हैं। ये पूरी तरह से आपको हम बता चुके हैं। देखिए, एक चीज़ और आपको जो समझने वाली बात ये है कि वहाँ पर ये भी हम बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन की जो भौतिक घटनाएं होते हैं वो कहाँ कहाँ पर बताए थे। जैसे अपने घर में देखते हैं कि बाल्टी की जो पेंदी होता है, पानी भरा हुआ रहता है तो पेंदी उठा हुआ प्रतीत होता है। जिससे हम आपको बताए थे कि जब नज़दीक जाएगा तो पेंदी जो कठौती में पानी रख दीजिए, जब लगेगा कि जब नज़दीक जाइएगा तो लगेगा कि धंसल जा रहा है, और जब दूर जाइएगा तो लगेगा उठल जा रहा है। तो उठना क्या है, उठा हुआ प्रतीत होना क्या आपका अपवर्तन घटना है। और उसी तरह से हम आपको बताया था कि पानी में आधी जो छड़ी डूबी या पेंसिल डूबी छड़ी या कोई भी छड़ी दीजिए तो आपको टेढ़ी मालूम पड़ती है। अगर आप कोई भी लीजिए, लकड़ी लीजिए या छड़ी लीजिए, कोई भी लीजिए चीज़, तो उसमें आपको आधा डुबा कर रखिएगा ना तो मतलब टेढ़ा प्रतीत होता है। ये भी प्रकाश का अपवर्तन कारण होता है। और हमने आपको ये बताया कि सूर्योदय में सूर्यास्त के समय जो सूरज लाल दिखाई देता है वो भी आपका अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तो ये भी आपको हम समझा दिए थे। उसके बाद हमने ये भी बता दिए थे आपको कि मछुआरे जो होते हैं मछली को जो मारते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ भी दिक्कत होता है कि मछली क्या होता है कि उसका वास्तविक गहराई नीचे होता है। मछली का आभासी जो मछली जो होता है, मछली का जो प्रतिबिंब ऊपर में बनता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। तो यही बात बता रहे थे कि वहाँ पर क्या होता है कि मछुआरे जो होते हैं उसको मछली बेचने में कठिन होता है क्योंकि उसको गलत दिखाई देता है। तो ये पूरी तरह से आपको जानकारी हम बता चुके हैं। अब जो हम बताने वाले हैं ना वो ध्यान सुनिएगा। देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये पूरी तरह से आपको चीज़ बता देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में तो बता दिए, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तनांक। प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक का तात्पर्य किसे कहते हैं, अपवर्तनांक का मतलब कि मात्रक क्या होता है, ये पूरी तरह से हम आपको पूरा आज अपवर्तनांक बताएंगे। अपवर्तनांक के बाद जो अगर टाइम बचेगा तो पार्श्व विस्थापन क्या होता है, जब हम कांच में प्रवेश करता है किरण तो उसका आलेख कैसे खींचेंगे, प्रिज्म किसे कहते हैं, ये पूरी तरह से इस लेक्चर को बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आपको जानकारी ज़्यादा मिले। देखिए, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक देखिए, अपवर्तनांक है क्या, अपवर्तनांक कहते किसे हैं। देखिए, अपवर्तनांक तुलना है। जैसे देखिए, हम आपको इससे पहले में बताए थे कि जिसमें ज़्यादा प्रकाश की चाल है तो जिसमें प्रकाश जाल ज़्यादा रहेगा उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा रहता है, और जिसमें प्रकाश जाल कम रहेगा उसका अपवर्तनांक भी। जैसे देखिए, पहले सुनिए ध्यान से, जो बता रहे हैं ध्यान सुनना है कि अपवर्तनांक है क्या। तो जिसमें प्रकाश जाल ज़्यादा रहता है ना उससे तुलना किया जाता है कि जैसे मान लीजिए हवा में सबसे ज़्यादा प्रकाश जाल है तो उससे तुलना किया जाता है कि पानी में कितना उसके गुना यानी कितना गुना कम है, उस किरासन तेल में कितना गुना कम है, या कांच में कितना गुना कम है। तो अपवर्तनांक तुलना एक तरह से है। अपवर्तनांक आपको बताएंगे अपवर्तनांक के उपयोग क्या होते हैं, उसके दैनिक जीवन में उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, थोड़ा सा देखिए, अपवर्तनांक एक अनुपात है, पहले बताते हैं। तो अपवर्तनांक कहते हैं किसी अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपवर्तनांक जो होता है किसी माध्यम में प्रकाश जाल, यानी देखिए शून्य प्रकाश जाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसमें प्रकाश जाल ज़्यादा रहता है उसी से तुलना किया जाता है। तो यहाँ पर निर्वात में प्रकाश जाल ज़्यादा होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल या शून्य भी बोल सकते हैं हुआ। तो देखिए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में, तो किसी माध्यम प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, फिर से बता रहा हूँ
कि आवर्तनांक किससे कहते हैं, एक बार परिभाषा फिर सुनिएगा, देखिए ध्यान सुनिएगा तो वो परिभाषा यहीं पर याद हो जाएगा। देखिए निर्वात में प्रकाश चाल क्या है, सूर्य पूछेगा आवर्तनांक किसे कहते हैं। निर्वात में प्रकाश चाल तो बता किए थे कल इसके पिछले लेक्चर में कि निर्वात में प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, आपको बताए थे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात या हवा या शून्य इसी को बोला जाता है, स्पेस को ही बोला जाता है। तो निर्वात में प्रकाश चाल सबसे ज़्यादा होता है, तो तुलना भी हम इसी से न करेंगे हम। तो यही बात बता रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश चाल जो होता है उससे तुलना करके किसी भी माध्यम का आवर्तन निकाला जा सकता है। तो निर्वात में प्रकाश चाल तथा देखिए तथा किसी माध्यम में प्रकाश चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्तनांक। और ध्यान सुनिएगा, निर्वात में प्रकाश चाल, सुनिए ध्यान से बच्चों, देखिए निर्वात में प्रकाश चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश चाल के अनुपात, बटे में देखिए बटे में है कि नहीं, तो बटे में है तो इसलिए हम अनुपात बोलेंगे। तो निर्वात में प्रकाश चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्तनांक कहते हैं। ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया। आवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू द्वारा, यानी देखिए म्यू है कि ना, ये म्यू ऐसे लिखा जाता है, उल्टा यू टाइप को लगता है देखने में, तो ये म्यू है। तो ये एक यूनानी भाषा है। तो देखिए थोड़ा सा आवर्तनांक आपको पता चल गया। तो म्यू बराबर जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल सी लेते हैं, सी से लिखा जाता है, और किसी माध्यम प्रकाश चाल अगर हम भी लेते हैं तो ये आवर्तनांक का ये फॉर्मूला निकल गया। तो आवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है, म्यू बराबर सी बटे वी। सी क्या है, तो शून्य प्रकाश की चाल है। तो शून्य प्रकाश की चाल क्या, कांस्टेंट है। तो यानी म्यू बराबर जो होगा, देखिए ध्यान से, म्यू बराबर जो होगा यहाँ पर ही जो म्यू बराबर देखो ध्यान से होगा, म्यू बराबर, तो हम बताए थे कि म्यू का जो मान होता है सी, यानी सी के मान को बताते हैं शून्य प्रकाश चाल। निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है आपको बताए थे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपको इसके पहले बता चुके निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये है कि ना। और बटे भी कोई भी माध्यम का आवर्तनांक निकालते हैं, तो जिस माध्यम को निकालेगा उसके भी ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम बताते हैं आवर्तनांक। जैसे पानी में प्रकाश की चाल आपको देले रहेगा, अब पूछेगा पानी का आवर्तनांक कितना होगा, तो बिना सोचे समझे बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो जिससे देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं कि पहले थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए इसका। जिसे पूछेगा कि आवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए आवर्तनांक का जो एसआई मात्रक होते हैं ना, देखिए एसआई मात्रक वो बहुत ही सिंपल है। देखिए मात्रक क्या होगा, तो बोलिएगा सर इसका भी तो शून्य प्रकाश चाल, ये भी इसका भी प्रकाश चाल, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश चाल नीचे में भी है और ऊपर में भी, तो दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। ये कट जाएगा तो हो जाएगा, है कि नहीं, एक हो जाएगा, यानी कि क्या है, क्वेश्चन राशि आ गया। तो क्वेश्चन राशि के भी जो मात्रक होते हैं शून्य होते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो इसका जो आवर्तनांक के जो मात्रक होते हैं वो बीमाहीन होता है। क्या होता है, बीमाहीन या मात्रकहीन होता है। तो ये बात को याद रखिएगा, इसका मात्रक जो होता है मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन बोलता है। याद रखिए ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आवर्तनांक का जो मात्रक होते हैं कितना होते हैं। तो ये आपको बता दें कि आवर्तनांक जो मात्रक होते हैं वो मात्रकहीन होता है। इसे बीमाहीन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब मात्रकहीन रहेगा तो बीमा बोलने में कोई चीज़ बीमाहीन रहता है, तो बीमाहीन भी बोल सकते हैं, बीमाहीन। तो ये आपका पूरा तरह से हम आपको बता दें प्रकाश का अपवर्तन, पूरी तरह से आपको समझा दिया। अब जो समझने वाली जो बात है ना सर, देखिए अब न्यूमेरिकल इसमें पूछता है। न्यूमेरिकल पूछेगा कि बताओ कि पानी में प्रकाश चाल दिया गया है तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा। देखिए ऐसे पूछ सकता है। तो पानी का अपवर्तनांक, जैसे एग्जाम्पल में देखिए पानी का अपवर्तनांक अगर आपको दिया रहे, देखिए ध्यान से, तो पानी का अपवर्तनांक अगर मान लेते हैं कि पानी का अपवर्तनांक, यहाँ पर पानी का जो अपवर्तनांक जो होगा, पानी का अपवर्तनांक पानी में पहले पानी का अपवर्तनांक पूछेगा तो पानी का प्रकाश की चाल कितना होगा पानी में। तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो बोलिए सर 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कल आपको हम बताए थे ये पानी में प्रकाश की चाल है। तो ये देखिए पानी में प्रकाश चाल है इसका, लेकिन आवर्तनांक हम पूछेंगे क्या इसका आवर्तनांक कितना होगा। इसका आवर्तनांक पूछेगा तो आवर्तनांक कितना होगा यही हम पता लगाएंगे। देखिए तो ये प्रकाश की चाल तो दे दिया है पानी का प्रकाश चाल, तो इस पानी का आवर्तनांक कितना होगा, तो पानी के आवर्तनांक को हम लिखेंगे म्यू वाटर।
यानी म्यू वाटर, यानी कि इसका मतलब होगा पानी का आवर्तनांक। तो पानी का आवर्तनांक देखिए आपको परिभाषा हमको बताए थे, न्यूमेरिकल बताए थे। यहाँ पर देखिए ये आपका जो आपका फॉर्मूला है म्यू बराबर आपको बताए थे कि 3 × 10 पावर कितना होता है 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसमें आवर्तनांक जो दिया गया है आवर्तनांक, तो आवर्तनांक कितना दिया गया पानी का आवर्तनांक, तो पानी का आवर्तनांक कितना दिया देखो, तो यहाँ म्यू डब्ल्यू लिख देंगे और 3 × 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड लिखेंगे। तो यहाँ देखिए जो पानी की जो चाल लिखेंगे नीचे लिखेंगे, जो कि हम यहाँ परिभाषा में बताए हैं कि निर्वात आवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम पर की चाल। तो पानी में निकालना तो पानी के प्रकाश की चाल तो आपको देना पड़ेगा, तो पानी प्रकाश चाल आपको देना पड़ेगा। तो क्या होगा ये आपका, तो देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये होगा। तो ये देखिए दोनों कट जाएगा, देखिए कट गया कि नहीं। तो म्यू वाटर जो होगा देखिए ध्यान से 3/2.25 हो गया। अब यही चीज़ को हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे, 2 अंक हो जाएगा। तो 25 से काटिए, 300/25 है, 225 आ गया। तो 25 से काटना, तो 25 से काट लीजिए, 25 से काटेंगे तो ये 12 मरतब कट जाएगा, ये 9 मरतब कट जाएगा। तो और काटेंगे कितना होगा, तो 4/3 होगा, यानी कि 3.33 हो जाएगा लगभग में। तो यानी कि जो पानी के जो आवर्तनांक जो हमको निकल के आया बच्चों, वो आया 1.33 आ गया। तो ये आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया कि आप कोई भी चीज़ के, या कांच के दिया रहे या कोई भी चीज़ हीरा का दिया रहे, तो किसी भी चीज़ का आवर्तनांक आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए पर आवर्तनांक के जरिए आप प्रकाश से जाला, कोई बोल दे उल्टा भी बोल दे कि किसी भी कांच का आवर्तनांक 1.5 है, तो बताओ उसका प्रकाश चाल कितना होगा, तो उल्टा भी हम करके एक ठो हम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। तो ये आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आवर्तनांक किसे कहते हैं। कि निर्वात में प्रकाश की चाल, परिभाषा बहुत आसान है बुआ, परिभाषा बहुत ही आसान है। तो निर्वात में प्रकाश चाल किसी माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। देखिए म्यू बराबर होता है C/V। सी क्या है, शून्य में प्रकाश चाल या निर्वात में प्रकाश चाल है। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा कि बताओ पानी का आवर्तनांक कितना, कैसे निकाला जाएंगे, तो अगर पानी में प्रकाश की चाल आपको पता होना चाहिए। तो पानी प्रकाश चाल का अनुपात जो दिया गया प्रकाश चाल जो आपको पता होगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसके आवर्तनांक कैसे निकालें, तो परिभाषा देखिए ये आपका हम फॉर्मूला से निकालें। फॉर्मूला में आपको ये यहाँ पर हम लिखे हैं। और उसके बाद देखिए ये किसी माध्यम का आवर्तनांक, तो पानी के निकालना तो पानी लिख देंगे, आवर्तनांक W है वाटर लिख देंगे। तो ये दोनों कट जाएगा तो निकलेगा 1.33, यानी कि पानी का जो आवर्तनांक होता है 1.33 आ गया। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि बताओ पानी का आवर्तनांक जो होता है 1.33, इसका तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है। देखिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ऐसे ही आते हैं कि हीरा का आवर्तनांक 2.42 होते हैं, इसका अभिप्राय क्या होते हैं। देखिए तो पहले हम पानी वाला बताते हैं कि ऐसे आप बोलिए, हम किस शुरू में बताए थे कि आवर्तनांक क्या है। आवर्तनांक आपको हम बताए थे कि ये तुलना है कि दो माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना क्या होता है, कितना गुना कम है कितना गुना ज़्यादा है। तो ये निर्वात में प्रकाश जो चाल होते हैं उसके तुलना में किसी भी माध्यम का प्रकाश चाल कितना गुना कम है, उसी को तो आवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं तो आवर्तनांक क्या है, समझिए बात को। तो आपको हम बताए थे कि जैसे कि पूछेगा कि पानी का आवर्तनांक जो है वो आपका 1 क्या है, 1.33 है। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो आंसर लिखिएगा कि पानी का आवर्तनांक 1.33 का अभिप्राय या मेरा मतलब यह है कि शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल के तुलना में 1.33 गुना प्रकाश की चाल पानी में कम है। यही आंसर इसका है। अगर आप ध्यान सुने हुआ, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर साइंस रटने की अनुमति नहीं देता है। देखिए रटिएगा तो दिक्कत होगा, आप भुला जाइएगा, लेकिन समझ के पढ़िएगा तो आपको सब चीज़ सब दिन याद रहेगा। तो समझना ही हम तो देखिए टीचर से आप क्यों पढ़ते हैं, समझने के लिए पढ़ते हैं। तो यही बात वो बता रहे हैं कि आवर्तनांक क्या है। पूछेगा कि पानी के आवर्तनांक 1.33 है, इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। तो देखिए पानी में जो पानी का जो आवर्तनांक 1.33 का मतलब ये होता है कि प्रकाश या निर्वात में प्रकाश चाल या शून्य प्रकाश चाल या हवा के प्रकाश चाल के तुलना में पानी में जो प्रकाश की चाल होगा 1.33 गुना कम होगा। इसी को आवर्तनांक कहते हैं। इससे थोड़ा सा 1-2 नोट में और लिखवाएंगे। इसी तरह से हम और न्यूमेरिकल हम आपको बता सकते हैं। देखिए थोड़ा समझिए बात को। देखिए अब नोट कर लीजिए होगा। देखिए थोड़ा सा नोट तो करते रहना है हुआ। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ हम समझाना चाहते हैं कि जो
अगर बोल देगा कांच का आवर्तनांक, तो कांच का आवर्तनांक जो होगा, कांच में पहले आपको पता होना चाहिए कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल आपको दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच का आवर्तनांक ज्ञात किया, कांच का अपवर्तनांक निकालिए। अपवर्तनांक निकालने के लिए कहेगा, ये वाला कहेगा, सुनिए ध्यान से। पूछे कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच का अपवर्तनांक निकालिए। तो कैसे निकालेंगे कांच का अपवर्तनांक, देखिए ध्यान से, बहुत ईजी है। तो देखिए कांच के अपवर्तनांक पूछेगा तो देखिए क्या करना है। आपको अभी तुरंत फॉर्मूला बताया कि म्यू बराबर होता है, देखिए आपको बताए थे कि C/V। सी का मतलब क्यों होता है, तो बोले सर 3 × 10⁸ है कि नहीं, इसी तो तुलना हम करते हैं। जिसको देखिए, और जिसको निकालना है, देखिए कांच का निकालना है, तो देखिए म्यू जी लिखेंगे, क्योंकि जी में ग्लास हो गया, कांच, यहाँ हिंदी में कांच भी लिख सकते, जैसे देखिए यहाँ पे हम कांच भी लिख देंगे। तो म्यू कांच बराबर क्या होगा, तो 3 × 10 पावर कितना हो गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए ये कितना दिया है, कांच में प्रकाश चाल कितना दिया है, तो बोलिएगा सर कांच में प्रकाश चाल दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो लिख सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है कि नहीं। तो आप इसको काटिए, तो बोलिए सर ये दोनों कट गया, तो बचा कितना, तो 3/2 बचा, यानी कि 1.5 बचा। तो यानी कांच में प्रकाश के आवर्तनांक जो होता है, प्रकाश का आवर्तनांक कांच का, वो 1.5 होता है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ देता है, पूछेगा कि कांच का आवर्तनांक 1.5, इसका मतलब क्या होता है, वही बातें लिखेंगे इसके पहले जो पानी वाला बताए थे। तो कांच का आवर्तनांक का मतलब ये तात्पर्य होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल के तुलना में 1.5 यानी 1.5 गुना, याद रखिएगा 1.5 गुना प्रकाश की चाल कम है। किससे कम है, तो हवा या निर्वात के तुलना में कांच में जो प्रकाश की चाल होगा 1.5 गुना कम, यानी 1.5 गुना कम है। आवर्तनांक मतलब यही होता है, रटना नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में समझना है। आवर्तनांक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम समझाने वाले हैं ना, वो आप समझिए, जैसे कि आपको नोट में पूछता है, जैसे आप देखें अभी कांच का, पानी के देखें, पानी का आवर्तनांक जो होता है, बोले सर पानी का आवर्तनांक जो होता है आपका 1.33 होता है। कांच का जो होता है अभी तुरंत निकाल 1.5 होता है। उसी प्रकार से केरोसिन तेल का जो होगा, देखिए ये पानी का हो गया, ये देखिए केरोसिन तेल का, ये हो गया कांच का, ये कांच का हो गया। लेकिन हवा का पूछेगा आवर्तनांक कितना होगा, तो देखिए हवा का निकालेगा तो बहुत ईजी है। हवा में निकालेगा तो हवा तो इतनी होवे करता 3 गुने। देखिए अगर हम हवा का निकालेंगे, तो हवा में निकालेंगे तो हवा क्या होगा, देखो ध्यान से, हवा को बोलेगा सर इसको अगर हवा का निकालेंगे तो हवा तो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए ये तो निर्वात में, और हवा तो उतनी होता है, तो 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर हवा को बोलेंगे तो हवा का, तो हवा का आवर्तनांक निकालेंगे तब, तो हवा का आवर्तनांक निकालेंगे ना, तो बहुत ईजी है। तो हवा तो बोल रहा है, तो देखिए काटेगा तो दोनों एक ही हो जाएगा। तो यानी कह सकता है हवा का आवर्तनांक 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो हवा का जो आवर्तनांक होता है वो 1 होता है, या निर्वात का आवर्तनांक 1 होता है। तो समझ में आ गया। अब देखिए समझने वाली बात क्या है कि हीरा का आवर्तनांक, जैसे किरासन तेल का कितना होगा, या मिट्टी के तेल का आवर्तनांक, मिट्टी का तेल का आवर्तनांक कितना होगा, या केरोसिन तेल बोल सकते हैं, मिट्टी का आवर्तनांक, तो मिट्टी का आवर्तनांक होता है 1.44 होता है। उसी प्रकार से बेंजीन का होता है, बेंजीन भी लिख सकते हैं, बेंजीन एक द्रव्य है, आपको बताएंगे केमिस्ट्री में 0.5 होता है। तो ये हीरा का पूछेगा तो हीरा का सबसे ज़्यादा होता है, हीरा का। तो हीरा का जो आवर्तनांक होते हैं 2.42 होते हैं, सबसे ज़्यादा आवर्तनांक इसी का होता है, हीरा का होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे आवर्तनांक सबसे अधिक किस में होगा, तो हीरा में होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है सब्जेक्टिव में कि बताओ हीरा का अपवर्तनांक जो होते हैं 2.42 होते हैं, इसका अभिप्राय या तात्पर्य क्या है। तो इसका आंसर यही लिखेगा कि इसे लिखेगा कि हीरा का आवर्तनांक 2.42 होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ये निर्वात में या शून्य में या हवा के तुलना में, शून्य प्रकाश चाल या निर्वात में प्रकाश चाल तीनों तो एक ही चीज़ है, लगभग माना जाता है। तो निर्वात के तुलना में या शून्य प्रकाश चाल के तुलना में 2.42 गुना हीरा में प्रकाश चाल कम है। इसके पहले भी हम बताए थे। अब देखिए हीरा का आवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ आपने समझिए कम किसका होता है, तो सबसे कम ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सबसे कम आवर्तनांक पूछेगा तो किस में होगा, हवा में। किस में होगा, हवा में। और सबसे अधिक किसका आवर्तनांक होगा, तो बोलिएगा सर कांच में। तो कांच में प्रकाश चाल सबसे अधिक होगा, कांच में प्रकाश चाल कितना होगा, सबसे अधिक, और हवा में प्रकाश चाल कितना होगा, सबसे कम होगा। तो पूरी तरह से आपको हम समझा दिए कि आवर्तनांक किससे कहते हैं, आवर्तनांक का मात्रा किससे कहते हैं, आवर्तनांक आप कैसे निकाल सकते हैं, पूरी तरह से हम समझा दिए हुआ। देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि
वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आपको लगता है इस वीडियो को मतलब आपको लगता है कि हम कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि नहीं। ये मोटिवेशन ही हमको काम करने का उत्तेजना पैदा करती है। तो यही बात बता रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। अब जो इसके बाद में जो हम बताने वाले हैं थोड़ा समझिए। पूछेगा ये कि बताइए कि हवा का वर्तमान कितना होता है? 1 होता है। पानी का होता है 1.33 होता है। कांच का 1.5 होता है। मिट्टी के तेल का होता है 2.44 होता है। बेंजीन का 2.5 होता है। हीरा कितना हो जाएगा? तो 2.42 होता है। सबसे ज़्यादा हीरा का वर्तमान होता है। देखिए एक बात और नोट करिए, जिस पदार्थ का नाम आवर्तनांक ज़्यादा होता है ना, वो पदार्थ सबसे ज़्यादा चमकता है। जिस पदार्थ का आवर्तनांक ज़्यादा होता है उस पदार्थ का जो चमकता है सबसे ज़्यादा। जैसे हीरा का आवर्तनांक क्या है? सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा हीरा का होता है। तो हीरा सबसे ज़्यादा चमकता भी है। हीरा का दाम कैसे इतना महंगा है? हीरा का दाम देखिए महंगा होने के कारण तो बहुत कारण है। देखिए हीरा जैसे आपको बनना है ना, तो एक चीज़ बोलते हैं ना कि हीरा सोच लीजिए कि 70 किलोमीटर नीचे, यानी कि सोच लीजिए कि 70 किलोमीटर नीचे पृथ्वी से या 70 से ज़्यादा ही किलोमीटर जाना पड़ता है। वहाँ का प्रेशर है, यानी कि सोच लीजिए 70,000 वायुमंडलीय दाब झेलता है, तब जाकर के है कि नहीं कोयला ही हीरा बदल जाता है कि नहीं। तो अगर हीरा बनना है तो है कि नहीं एक चीज़ बोलेंगे, प्रेशर, ताप, दाब सब चीज़ लगना पड़ेगा आपको, तब जाके चमकिएगा। ऐसे ही थोड़ी नहीं चमकिएगा। चमकने के लिए आपको प्रेशर, नींद, चैन सब चीज़ त्यागना पड़ेगा, तब जाकर मुकाम हासिल होगा, है कि नहीं। तो ये बात को याद रखिएगा, हीरा जिस पदार्थ का आवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा ना वो ज़्यादा चमकेगा। जैसे पानी के आवर्तनांक जैसे देखिए हीरा की तुलना में कम है तो कम में चमकता है। हवा तो और नहीं चमकता क्योंकि हवा सबसे कम होता है, तो हवा का आवर्तनांक सबसे कम होता है। तो हवा का आवर्तनांक सबसे कम होने के कारण इसका जो चमक जो होते हैं कम होते हैं। लेकिन वही कांच लीजिए तो हवा की तुलना में चमकता है ज़्यादा, पानी की तुलना में ज़्यादा चमकता है। तो ये बात को याद रखिए, जिस पदार्थ की आवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। ये आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ और नोट करना है आपको माइंड में कि जिस पदार्थ का आवर्तनांक ज़्यादा होता है ना उसका प्रकाश का जो वेग होता है या चाल होता है कम होता है। जैसे हीरा का आवर्तनांक ज़्यादा है तो इसमें प्रकाश की चाल कम होगा। अगर देखिए हवा का आवर्तनांक कम है तो इसमें प्रकाश चाल सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं। आपको हम बताए थे सूर्यम में बताए थे कल वाला वीडियो में जो आपको लेक्चर बताए थे कि जिसमें प्रकाश देखिए हवा में प्रकाश चाल सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश चाल ज़्यादा रहता है तो इसका आवर्तनांक कम होगा, और जिसका आवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश चाल ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए इसका आवर्तनांक ज़्यादा है, इसके ये हीरा का आवर्तनांक सबसे ज़्यादा है तो हीरा में प्रकाश की चाल भी बहुत कम होगा। आवर्तनांक ज़्यादा रहेगा तो देखिए यहाँ पर हम पहली बात बता देता हुआ कि आवर्तनांक जो होता है ना वो प्रकाश के विपरीत होता है, यानी व्युत्क्रम होता है। कैसे होता है थोड़ा समझिए बात को। जैसे देखिए हीरा का जो होता है, सुनिए हीरा में जो प्रकाश की चाल होता है हीरा का तो बोलेगा हीरा का नहीं सर 2.42 होता है, अभी तुरंत बताएं। तो ये सबसे अधिक होता है, इसमें सबसे अधिक होता है। लेकिन इसमें प्रकाश की चाल न सर बहुत कम होगा। प्रकाश चाल क्या होगा? बहुत कम। जिसका आवर्तनांक सबसे ज़्यादा है उसका जिसमें प्रकाश चाल ज़्यादा रहेगा उसका आवर्तनांक कम रहेगा। और जिसका आवर्तनांक देखिए जिसका अपवर्तनांक कम है यानी हवा कम है तो प्रकाश चाल ज़्यादा है कि नहीं। अब देखिए अब इसको पानी के तो पानी की 0.33 होता है तो इसका आवर्तनांक 0.33 है, तो यानी पानी से इसका देखिए आवर्तनांक ज़्यादा मतलब पानी तुरंत ही ज़्यादा है तो प्रकाश चाल इसमें कम होगा। देखिए आपको पता होगा हवा का आवर्तनांक कितना होता है, तो बोले सर पानी का आवर्तनांक 0.33 होता है तो इसमें, और हवा का जो लेते हैं हवा का होता है कितना 1 होता है। हवा कितना होता है 1, तो इसमें क्या होता है इसमें देखिए इसका 1 है, एक थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं, तो इसमें होता है 3 लाख, इसमें होता है 2.25 लाख होता है। तो यही बात समझा रहे हैं वो आप कि जिसमें आवर्तनांक जिसका आवर्तनांक सबसे ज़्यादा रहेगा, नोट में लिख लेना, जिस पदार्थ का आवर्तनांक ज़्यादा होगा तो उसमें प्रकाश चाल कम होगा, और जिसका आवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश ज़्यादा चाल होगा। जिसका आवर्तनांक इसका हवा कितना 1 है
तो प्रकाश चाल सबसे ज़्यादा है। हीरा का देखिए क्या है, हीरा बोले सर इसका आवर्तनांक जो है ना, इसका अपवर्तनांक जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए हीरा में प्रकाश चाल कम होता है। और ये पूरा चीज़ आपको हम ख़त्म कर दिए। ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये तो आवर्तनांक पर नहीं, आवर्तनांक निकालने के लिए आपको समझा दिए। तो एक चीज़, एक न्यूमेरिकल भी हम आपको समझा देते हैं, जिससे कि एक न्यूमेरिकल आ जाता है, कभी कभी उल्टा दे देता है। उल्टा की देता है ना, देखिए ध्यान से आपको दे देगा ना कि कांच का आवर्तनांक ऐसे दे देगा। कांच का आवर्तनांक कहीं एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं आपको कि कांच का अपवर्तनांक, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, इसीलिए इसको याद करना जरूरी है। तो कांच का अपवर्तनांक पूछेगा ना सर, कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है म्यू बराबर जो होता है वो दिया है 1.5। तो कांच प्रकाश चल गया थी, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उल्टा इसके सीधा तो पढ़वे किए थे, एक उल्टो देख लेते हैं कि कांच का आवर्तनांक क्या है, म्यू बराबर 1.5 दिया गया है, तो कांच में प्रकाश का चाल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालें, देखिए अभी फॉर्मूला भी तुरंत बताया कि म्यू बराबर जो दिया होता है वो होता है 3 × 10 पावर कितना होता है 8 मीटर प्रति सेकेंड। और इसका देखिए इसमें जो दिया गया है, तो इसमें इसका होता है कि नहीं, ये प्रकाश की चाल जिसमें निकाल जो किसी माध्यम का आवर्तनांक कितना दिया है, तो बोलेगा सर आवर्तनांक दिया है 0.5, ये 0.5 लिख देते हैं। 3 × 10 पावर कितना है 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब यहाँ देखिए जो वेग जो आपको तो निकालना है वेग, तो वेग कैसे निकालें, तो v बराबर जब निकालेंगे तो देखिए ये वाला नीचे चलाएगा, 3 × 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड जो है वो आपका 1.5 नीचे चलाएगा। तो ये 1.5 नीचे चलेगा, तो इसमें देखिए ये वाला दशमलव में उड़ा देते हैं v बराबर, देखिए कितना होगा, जब v बराबर उड़ाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर चलेगा कि नहीं, तो 30 हो जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 0.0 ऊपर चलेगा, तो 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड बटे में 15 हो जाएगा, यानी काटेंगे 15 दूनी 30, यानी कि v बराबर जो निकलेगा यहाँ पर v बराबर बच्चों वो होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर उल्टा भी दिले रहे ना तो हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। हम तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि यह है कि ध्यान से अगर थ्योरी को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, तो आपको कोई ताकत दुनिया को रोक नहीं सकता है। रटने वाला विद्यार्थी तो उसको बहुत दिक्कत होगा, कितना रटेगा, कितना वो चीज़ कॉन्सेप्ट, वो एवरेज विद्यार्थी रहेगा। लेकिन जो विद्यार्थी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकता है। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि रटे ना, बिल्कुल इसको समझें, बार बार इसको समझें, उसको नोट करें कॉपी में, उसका एक प्रॉपर नोट बनाइए। तो ये आवर्तनांक आपको पूरी तरह से समझा दिए कि अगर आपको आवर्तनांक दे रहे तो कहाँ जो प्रकाश चाल ज्ञात कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। तो ये आपको पूरा हम समझा दिए कि आवर्तनांक देखिए, आपको हम पहले बता दिए थे कि देखिए इसमें 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आया कि नहीं, तो इसमें जो कांच में प्रकाश का वेग सही में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, अब देखिए किसी कांच के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। कांच में आवर्तनांक जो अपवर्तन क्रिया होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि आवर्तन क्रिया कैसे होता है। समझिए बात को। देखिए अब हम कांच से जब प्रकाश गुजारते हैं, देखिए ध्यान से, जब कांच में प्रकाश गुजारेंगे तो क्या होगा, जब है कि नहीं, तो टॉपिक में लिखिएगा जब एक कांच का स्लैब मैंने सिल्ली होता है, स्लैब में क्या होता है, स्लैब का मतलब होता है सिल्ली, है कि नहीं। एक कांच का स्लैब से अपवर्तन की क्रिया, ये बात समझिएगा, अपवर्तन की क्रिया। अब कांच के स्लैब एगो लेते हैं, देखिए समझिए बात को। तो कांच के स्लैब लेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, कांच का स्लैब, देखो कांच का स्लैब, तो कांच का स्लैब एक ठो लेते हैं। देखिए ये आपका कांच का स्लैब है, ये कांच का एक स्लैब लेते हैं, ठीक, राइट। अब इस स्लैब में हम प्रकाश का एक किरण खींचते हैं। देखिए आपको पता होगा, ये हवा लेते हैं हुआ, ध्यान से देखना, ये हवा है, ये कांच है कि नहीं, क्या है, कांच है, अब फिर हवा में जाएगा ये। तो जब हम एक कांच के स्लैब यानी सिल्ली से
जब किरण को भेजते हैं तो 2 बार अपवर्तन होता है। पहला अपवर्तन क्या होता है ना, अपवर्तन क्रिया 2 बार होती है। पहला होता है कि जब प्रकाश एक बार प्रवेश करता है तब, और दूसरा बार होता है निकलता है तब। जिसे देखिए हम चित्र बताते हैं आपको। तो ये हवा है, क्या है ये हवा, और हवा से कांच में जा रहा है। तो देखिए आप बताइए कि हवा में ज़्यादा प्रकाश ज़्यादा है कि कांच में ज़्यादा है, तो बोलेगा सर हवा में सबसे ज़्यादा है। तो हवा में को विरल माध्यम और कांच को क्या मानेंगे, सघन माध्यम। तो यही बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो होगा नहीं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो होगा आवर्तन क्रियाएं जो होगा, देखो ध्यान से, ये देखिए। तो ये अभिलंब जब देखिए जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये किरणें मुड़ जाएगी, क्या होगा, मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गई, देखिए मुड़ गया। ये जाने वाला था किधर, इधर जाने वाला था, इधर मुड़ जाने वाला था, तो लेकिन ये मुड़ गया। देखिए जाने वाला कहाँ था, देखिए जाने वाला कहाँ था, देखिए इधर जाने वाला था। इस चीज़ को समझिए, ये जाने वाला था इधर, लेकिन मुड़ गया ये अपने पथ से। तो ये यहाँ एक तो अपवर्तन यहाँ हो गया, इसे बोलते हैं अभिलंब। आपको पता होगा अभिलंब, क्या है ये हुआ, अभिलंब हो गया ये। और ये जो हो गया आपतित किरण हो गया, क्या हो गया ये आपका आपतित किरण हो गया। ये आपतित किरण है, आपतित किरण हो गया, ये आपको पता होगा। और आपको पता है कि देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन, आपतन कोण कहलाता है, आई हो गया। यहाँ पर देखिए ये अपवर्तन को, अपवर्तित किरण है, इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण बोलते हैं। ये देखिए यही किरण, ये किरण जो है ये आपतित किरण होता है, यानी यही मूल किरणें के इधर है, लेकिन मुड़ गया तो इधर हो गया, तो ये विचलन हो गया। तो ये आपका अपवर्तन कोण हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका अपवर्तन कोण। देखिए ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये आर जो आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण हो गया आर। तो ये एक समझिए बात को कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है। अब यहाँ से प्रवेश कर देखिए, अब देखिए कि हवा है जो था विरल माध्यम, क्या था, विरल माध्यम, लेकिन कांच क्या हो गया, सघन माध्यम। जब देखिए विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर झुका। देखिए विरल माध्यम, हवा क्या विरल माध्यम, इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं हम। तो हवा क्या है, विरल माध्यम, और ये क्या है, बोलेगा सर सघन माध्यम है। तो जब देखिए जब हम आपको नोट में लिखवाए थे, याद है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर झुका ना। लेकिन फिर ये भी लिखवाए थे नोट नंबर 2 में कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो यहाँ सघन माध्यम में कांच से अभी हवा में जा रहा है, कांच से अभी क्या जाएगा, हवा में। तो ये किरणें पहले हवा से क्या आया, हवा से आया कांच में, और कांच से जाएगा कौचे में, हवा में जाएगा। तो यही बात बता रहे हैं। तो देखो ध्यान से, तो ये चीज़ आपको समझ नहीं, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये दूर भागेगा, विचलन क्रिया ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम यहाँ अभिलंब जो चित्र बनाते हैं, देखिए एक अभिलंब यहाँ भी बनेगा, देखिए ये अभिलंब। तो ये अभिलंब बना, ये आपका अभिलंब बन गया, ये चीज़ को समझे हुआ। देखिए ये वाला, इसमें कोण बन गया, देखिए क्या बन गया, कोण, देखिए ध्यान से कोण बना। तो कौन बना, तो देखते हैं ये बन गया, देखिए ध्यान से, ये वाला यहाँ अगर तुलना किया तो ये हम लेते हैं आई डैश, और ये हो गया आर डैश, क्या हो गया, आर डैश, क्योंकि यहाँ प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। तो ये किरणें हो गया, देखिए जो कांच से निकलने वाले जो किरण होते हैं उसे निर्गत किरण कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। तो ये आपका निर्गत किरण हो गया, क्या हो गया, निर्गत किरण, निर्गत हो गया, और ये हो गया किरण हो गया, निर्गत किरण, इसे निर्गत किरण बोला जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। आपको समझ में आ गया हुआ बच्चों। अब देखिए यहाँ भी ये किरणें अगर ये आगे बढ़ा दिया जाए तो ये आगे बढ़ाइएगा तो ये देखिए क्या बनेगा, देखिए यहाँ से ये किरणें समांतर किरणें निकल जाता है, देखिए समांतर किरणें प्राप्त होता है। तो यही बात बता रहे हैं, इसे बोलते हैं जो लंबे चौड़े जो भाग होते हैं ये वाला, इसे बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, पार्श्विक विस्थापन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या है, विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन इसे बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा हम आपको बताएंगे अभी क्या होता है, क्या नियम है। देखिए ये हो गया, देखिए जो कांच से निकलने वाले किरण को निर्गत किरण कहते हैं। तो अगर नाम दिया जाए, इसका नाम तो ए ले लेते हैं, ये आपका ओ ले लेते हैं, इसको ओ डैश ले लेते हैं, और ये अभिलंब ले लेते हैं एम एन, ये एम और ये हो गया एन, एन हो गया, और ये एम डैश, ये हो गया आपका एन डैश। तो ये अभिलंब हो गया। और ये इसको हम ओ लिए हैं तो इसको हम ले लेते हैं कुछ डी ई ए हो गया, इसको ओ डैश हो गया, तो इसको लेते हैं बी, इसको लेते हैं सी। देखिए ध्यान से,
तो ये चीज़ को समझिए कि ये आपतित किरण आया, प्रवेश किया कांच में, तो कांच में अपवर्तन क्रिया हुआ, अभिलंब झुका, फिर अभी देखिए संगल मान से विलंब तो अभिलंब से दूर भागा। तो इसमें ये जो आपका आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया यहाँ, तो ये आई डैश यहाँ लिया है और आर डैश लिया है। ये आर डैश को निर्गत कोण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्गत कोण। तो याद रखिएगा कि आर डैश को जो है यहाँ पर ये आर डैश को, ये आर डैश को निर्गत कोण भी बोला जाता है, निर्गत कोण भी बोला जाता है। ये बात को नोट में करना हुआ। तो निर्गत कोण क्या बोलते हैं? निर्गत कोण इसे बोला जाता है, आर डैश को भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए पार्श्व विस्थापन कहते किसे हैं? देखिए बहुत ही सिंपल जवाब में देते हैं। तो इस सिंपल जवाब देखिए, ये आपतित किरण है ना, तो ये आपतित किरण है जो बढ़ाए गए हैं, आपतित किरण है, हुआ आपतित किरण है। तो इस समझिए बात को, तो आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। देखिए कांच से निकलने वाले जो किरणें होते हैं, जो कांच से निकलने वाले जो किरणें, ध्यान देखिए कांच निकल रहा है, ये किरण निकल रहा है ना, तो कांच निकलने वाले जो किरणें, देखो आया, प्रवेश किया, तो देखिए प्रवेश किया फिर निकला, तो निकलने वाले किरण को है निर्गत किरण कहते हैं, कांच से निकलने वाले। तो निर्गत किरण और ये आपतित किरण, तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत में होता है देखिए लंबवत दूरी, समांतर निकलते हैं। तो ये फिर से बताना है, पूछेगा आपसे पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं और पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर ये निर्भर करता है, ये भी हम बताएंगे हम। तो देखिए पार्श्विक विस्थापन कहते किसे हैं, तो ये निर्गत किरण, देखिए ध्यान से चित्र को देखिएगा ध्यान से, निर्गत किरण है और ये आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण और ये आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी, देखिए लंबवत दूरी है कि नहीं, को ही क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन होते हैं। पार्श्विक विस्थापन जो होते हैं ना, कई बात पर निर्भर करते हैं। ये कांच की मोटाई पर निर्भर करते हैं, आपतन कोण के समान पर, यानी आपतन कोण पर निर्भर करता है। तो है कि नहीं, तो ये पूरा चीज़ हम आपको समझाते हैं। पहले ये चीज़ को समझिए कि पार्श्विक विस्थापन किससे कहते हैं। तो देखिए निर्गत किरण, देखिए निर्गत किरण है किरण, ये आपका निर्गत किरण है और ये आपका आपतित किरण है। तो निर्गत किरण और आपतित किरण, देखिए निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी, देखिए ये डी क्या है, मान लेते हैं डी, इसको ई दे देते हैं। तो डी क्या हो गया, तो डी बोलेगा सर ये आपका हो गया पार्श्विक विस्थापन हो गया, कितना चौड़ा बना, यानी इसका मतलब ये कहने का मतलब, अगर सेंस कहा जो बात कहा जाए, तो अगर आप सोचिए तो ये देखता है कि जो किरणें प्रवेश किया है, तो उसके अनुसार जो किरणें ये ऐसे जा रहा है और जो प्रवेश जो विचलन होगा वो ऐसे जा रहा है। तो ये देख रहा है इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, अंतर कितना हो गया, कितना दोनों के बीच के अंतर कितना हो गया, उसी तो हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कुछ नया हुआ चीज़ है नहीं। पार्श्विक विस्थापन कांच में जब प्रवेश किया ना किरणें, तो एक मूल किरणें हो गया, जिससे मूल किरणें, ये मूल किरणें हो गया तो किरण वाला, और ये हो गया निकलने वाले जो अपवर्तन के बाद जो निकलने वाली किरणें, दोनों को देखा कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, वही दूरी तो पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। अगर परिभाषा देना चाहते हैं तो बोलेगा सर आपतित किरण, देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं हम। और एक चीज़ और समझिए, ये तो पार्श्विक विस्थापन हो गया, लेकिन इसमें पूछेगा कि निर्गत कोण किसे कहते हैं। देखिए तो निर्गत किरण और अभिलंब, देखिए अभिलंब है कि नहीं बोला, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या कहते हैं। देखिए निर्गत किरण, ये निर्गत किरण हो गया और ये अभिलंब है, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, निर्गत कोण कहलाता है। ये सुनिए ध्यान से, निर्गत कोण किसे कहते हैं या विचलन कोण किसे कहते हैं। तो निर्गत कोण किसे कहेंगे, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण निर्गत कोण कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये देखिए जब कांच में प्रवेश, जब देखिए कोई भी किरणें कांच में जब प्रवेश करती है, हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन क्रिया दो बार होती है। एक बार क्या होगा कि जब हवा से कांच में जाएगा तो अपवर्तन क्रिया होते हैं, और दूसरी जो अपवर्तन क्रिया होता है ना, कि कांच जब हवा में प्रवेश करेगा तब। जैसे देखिए यहाँ पर हवा से कांच में गया तो एक बार अपवर्तन हुआ, दूसरा का अपवर्तन क्यों हुआ, जब कांच से हवा में गया तब दो बार अपवर्तन। तो कोई भी कांच में प्रवेश करता है ना, तो अपवर्तन क्रियाएं दो बार होती है, एक आने वक्त, एक जाने वक्त, यानी प्रवेश किया तब, एक निकलने वक्त होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कांच के बारे में। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए पहला बात तो है ना कि ये आपतन कोण पर भी निर्भर करता है, कितना डिग्री पर झुकता है, तो इस पर भी निर्भर करता है। पहला तो आपतन कोण के समानुपाती होते हैं। तो पहला जो होता है ना कि किन किन बातों पर निर्भर करते हैं पार्श्विक विस्थापन। देखिए पार्श्विक विस्थापन अगर पूछेगा किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, या हम यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए हुआ, किन किन बातों पर ये निर्भर करते हैं। तो निर्भर करने का जो कारण है, इसका पहला जो बात है कि ये आपतन कोण के समानुपाती होते हैं। आपतन कोण यानी पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप लिख लीजिएगा हेडिंग में कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। तो ये आपतन कोण पर निर्भर करता है,
आपतन कोण पर निर्भर करता है। यानी कि बोल सकते हैं आपतन कोण के समानुपाती जो होते हैं पार्श्व विस्थापन, याद रखिएगा पार्श्व विस्थापन जो होते हैं आपतन कोण के समानुपाती होते हैं। बोले सर कैसे होता है, तो देखिए आपतन कोण बढ़ाएगा ना, तो आपतन कोण बढ़ाएगा तो पार्श्व विस्थापन भी बढ़ेगा, ये ज़्यादा बढ़ाइएगा तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि जब दो राशि समान अनुपात में बढ़े तो समानुपाती कहते हैं। जैसे समझिए 1 रुपया का 2 चॉकलेट मिलता है, समानुपाती मतलब समझिए 1 रुपया का मतलब 2 चॉकलेट मिलता है कि नहीं, तो 2 रुपया कितना हुआ 4, 3 रुपया के 6, 4 रुपया के 8। लेकिन आप सोचिए 3-6 कीजिएगा तो 1:2, 4-8 कीजिएगा तो 1:1, तो समान रेशियो में बढ़ रहा है कि नहीं। तो समान रेशियो मतलब ये मतलब अनुपात का मतलब ये होता है, समानुपात का मतलब ये होता है कि दोनों राशि यानी कि आप कोण को ही बढ़ाइएगा आपतन कोण को, तो पार्श्व विस्थापन जो जितना है ना और चौड़ा हो जाएगा। आपतन कोण बढ़ाइएगा तो पार्श्व विस्थापन भी चौड़ा और हो जाएगा। तो यानी पार्श्व विस्थापन जो होते हैं वो आपका जो निर्भर जो करता है, याद रखिएगा जो निर्भर आपका करता है वो आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। तो आपतन कोण क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा बात समझने वाली बात यह है कि ये जो होते हैं इसकी कांच की मोटाई पर निर्भर करते हैं। कांच की मोटाई, पार्श्व विस्थापन क्या होता है, कांच की मोटाई पर भी निर्भर करता है। मोटाई के भी समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। याद रखिएगा जरिए कि जो इसका जो मोटाई बा, अगर कांच ज़्यादा मोटा रहेगा तो अब बर्तन क्रिया ज़्यादा होगा। हम फिर से बता रहे हैं जितना मोटा रहेगा, जितना भी चीज़ ज़्यादा रहेगा उसमें आवर्तन क्रिया ज़्यादा होते हैं। तो यही बात बता रहे हैं कि इसमें आवर्तन क्रिया ज़्यादा होगा, जिसके कारण पार्श्व विस्थापन की दूरियां और बढ़ जाएगी। तो कांच जितना मोटा रहेगा कांच रहेगा उतना आवर्तन क्रिया ज़्यादा होगा। तो ये बात को समझिएगा कि ये पहला बात बता रहे हैं कि पार्श्व विस्थापन किन की बातों में निर्भर करता है। तो पहला बात ये है जो कि आपतन कोण पर निर्भर करता है कि आपतन कोण बढ़ाइएगा तो पार्श्व विस्थापन और बढ़ेगा, यानी और चौड़ा हो जाएगा। अगर कांच की मोटाई और बढ़ा दिए तो और ही बढ़ जाएगा। तो दूसरा हो गया। तीसरका होता है ना, देखिए तीसरका जो बता रहे हैं आपका, तीसरका जो होता है ये जो देखिए इसका तीसरा जो होगा, जो इसका जो कारण है, देखिए तीसरा इसमें कांच के आवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। तो कांच का आवर्तनांक पर भी, मोटाई तो निर्भर हो गया, तो कांच के आवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो याद रखिएगा कांच के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है, आवर्तनांक पर निर्भर करता है या व्युत्क्रम हो तो बोल सकते हो, व्युत्क्रम। आवर्तनांक मतलब क्या समझे कि जिसका अगर कांच का आवर्तनांक ज़्यादा रहेगा तो जितना ज़्यादा रहेगा ना इसमें जो पार्श्व विस्थापन उतना कम होगा, ये व्युत्क्रम बोले हैं। तो आवर्तनांक ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया कि ज़्यादा रहेगा आवर्तनांक। फिर सुनिएगा वो बता रहे हैं, कांच जितना आवर्तनांक ज़्यादा रहेगा, कांच का आवर्तनांक ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा कि उसमें जो इसका जो पार्श्व विस्थापन रहेगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर बोल देगा कि कांच का आवर्तनांक कम है तो पार्श्व विस्थापन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और हम इसी प्रकार से फिजिक्स को दौरा कर मारेंगे। और फिजिक्स आपसे थर न काँपे तो मेरा नाम बेकार है। देखिए सर, अगर जितना भी पढ़ते हैं उसको नोट में कवर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीज़न है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो डिवीज़न नहीं आएगा। और हमेशा सोच बड़ा रखिएगा तो है कि नहीं, ज़रूर आप आगे बढ़िएगा। सोच अगर छोटी सोच और पाँव की मोच बहुत ही ज़िंदगी में कहते हैं ना कि छोटी सोच और पाँव की मोच ज़िंदगी में किसी को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो सोच बड़ा रखिए, है कि नहीं। तो यही बात को हम बताना चाहते हैं कि रपेट के मेहनत कीजिए, सॉलिड प्रैक्टिस, सॉलिड डिसिप्लिन। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के प्रयास से बढ़कर नहीं है। अरे हारा तो वही है जो लड़ा नहीं है। लड़ना तो पड़ेगा आपको, नहीं लड़िएगा तो कैसे पता चलेगा, जीतेंगे कैसे। लड़ेंगे तो ये तो जीतेंगे, नहीं तो हार जाएंगे। तो ये पूरा आप नोट कर लीजिए और हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक है कि नहीं, देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, है कि नहीं। ऐसे प्यार दुलार बनाए रखें और वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।